चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी 11th फिजिक्स पार्ट 2 और चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब कम क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। अच्छा रहेगा, थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है। तो आर्टिकल नंबर 9.1 पढ़ रहा हूँ मैं आपसे। वो कह रहा है इन चैप्टर 7 we studied the rotation of the bodies and then realized that the motion of a body depends on how mass is distributed within the body. We restricted ourselves to simpler situations of rigid bodies. Here anyway, a rigid body generally means a hard solid object having a definite shape and size. But in reality, bodies can be stretched, compressed and bent. Even the appreciably rigid steel bar can be deformed when a sufficiently large external force is applied on it. खैर हम आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं और इसलिए आप हेडिंग दे दीजिए रिजिड बॉडी। और हमारे हिसाब से तो रिजिड बॉडी वो है, चलिए ऐसा भी लिख दीजिए जो इन्होंने कहा है, a hard solid object having a definite shape and size। पहली लाइन में तो ये लिख दीजिए a hard solid object having a definite shape and size। और अगली लाइन में आप एक स्टार लगा दीजिए। अगली लाइन में एक स्टार लगा दीजिए कि हम अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो परफेक्टली रिजिड बॉडी पे आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस चैप्टर में हम एक नया वर्ड यूज करेंगे, डिफॉर्मेशन। जब शेप चेंज हो या साइज चेंज हो तो हम बोलेंगे बॉडी डिफॉर्म हो गई। तो फिर से हेडिंग दे दीजिए, बल्कि लिखिए परफेक्टली रिजिड बॉडी। दोबारा हेडिंग दे दीजिए और लिखिए परफेक्टली रिजिड बॉडी। हमको अगर कोई रिजिड बॉडी बोलेगा तो हम यही मानेंगे कि परफेक्टली रिजिड बॉडी की ही बात की जा रही है। अलग से परफेक्टली वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सिंप्लीफाइड और आइडियलाइज सिचुएशंस को ही केवल डिस्कस करते हैं। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी में यही लिख दीजिए कि इट सफर्स नो डिफॉर्मेशन। कुछ भी कर लो, इट सफर्स नो डिफॉर्मेशन irrespective of the amount of deforming force applied on the body, irrespective of amount of या magnitude of deforming force applied on the body। इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता, साइज में कोई चेंज नहीं होता, इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ऐसा लिख दीजिए डेल्टा वॉल्यूम। ऐसा परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए हम कह सकते हैं लेंथ में चेंज 0, एरिया में चेंज 0 और वॉल्यूम में चेंज 0, irrespective of whatever you do to the body। ये एक लाइन थोड़ी बहुत हमें काम आ सकती है। रिजिड बॉडी की जो डेफिनेशन है वो हमें 2-3 बार पढ़ तो लेनी चाहिए। और ठीक है, एक स्टार दे दिया हमने इसको। कहता है बट इन रियलिटी बॉडीज कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड एंड बेंट। वास्तव में तो हम इवन स्टील की भी बात करें तो भी उसमें सफिशिएंटली फोर्स लगाएं तो स्टील की रॉड की लेंथ भी बढ़ती तो है ही। इवन द apparently rigid steel bar can be deformed when a sufficiently large external force is applied on it. This means that solid bodies are not perfectly rigid। इस लाइन को हम मिसलीडिंग लाइन हम हमारे लिए कहेंगे। हम इसे हम तो ज्यादातर चूंकि आइडियलाइज सिचुएशन करने वाले हैं डिस्कशन, हम लोग तो जरूरत पड़ने पे रिजिड का मतलब यही मानेंगे परफेक्टली रिजिड। आप तो यही लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। इन simplified discussions we should assume the given body as perfectly rigid। या तो ऐसी जानकारियां हो जिससे हम डिसाइड कर पाए कि भाई लेंथ में चेंज हो रहा है और वो सवाल में दिया है या पूछा है, या एरिया में चेंज हो रहा है और वो सवाल में दिया है या पूछा है, या वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और वो सवाल में दिया है या पूछा है। अदरवाइज हम तो यही मानेंगे कि बॉडी परफेक्टली रिजिड।
परफेक्टली रिजिड ही मानेंगे हम लोग, तो उसी में हमारी भलाई है। क्योंकि अगर परफेक्टली रिजिड नहीं है तो फिर उसका क्या करना है, उसमें चेंज कैसे निकालना है, इसके बारे में सवाल को और बताना पड़ेगा। सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस तो यही है, सिंप्लीफाइंग अजम्पशन तो यही है कि दी गई बॉडी को जब अगर उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है तो आप उसे परफेक्टली रिजिड मान लें। सिंप्लीफाइंग अजम्पशन। ऑलराइट, यहाँ एक की वर्ड आया है डिफॉर्म, ये इस चैप्टर का खास वर्ड है। डिफॉर्मेशन का मीनिंग और धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, बट डिफॉर्मेशन इज समथिंग वेरी टू बी टेकन केयर ऑफ। डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाते हैं, बॉडी में शेप वगैरह चेंज हो जाता है, फिलहाल तो हम इतना ही कहेंगे। अभी तो चलिए, अभी तो कोई बात ही नहीं है, कोई भी कुछ भी अगर हो गया उसमें, लेंथ चेंज हो गई या एरिया चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गए, तो हम बोलेंगे कि बॉडी डिफॉर्म हो गई, डैश करके एक लाइन लिख दीजिए। When shape or size of a body changes, when shape or size of a body changes, it is said to be deformed. तो अभी तो ठीक ही है, डिफॉर्मेशन का अभी कोई ऐसा खास मैथमेटिकल मीनिंग हमारे लिए नहीं आ रहा है। जब तक किसी भी चीज का मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन कोई ना हो तब तक वो चीज नजरअंदाज करने लायक है और छोड़ के आगे बढ़ जाने में ही हमारा फायदा है। The solid is a definite shape and size. In order to change को ब्रैकेट में कह दिया, और डिफॉर्म, धीरे से वर्ड डिफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो। In order to change the shape or size of body, a force is required. If you stretch a helical spring by gently pulling its ends, the length of the spring increases slightly. When you leave the ends of the spring, it regains its original shape and size. कितना किसी को भी डिफॉर्म करना पड़ेगा। सॉलिड तो चलिए एक लाइन पहले तो ये लिख दीजिए, a solid body has a definite shape and size. बस ये लाइन लिख दीजिए, a solid body has a definite shape and size. इस लाइन को हम दोबारा कभी पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार कॉपी में लिख लेते हैं। और इसमें ये भी लिख दीजिए, in order to change the shape or size of a body, in order to change the shape or size of a body, a deforming force must be applied on it. In order to change the shape or size of a body, a deforming force must be applied on it. Deforming को आप कैप्स में लिख दीजिए और दोबारा इस लाइन को मत पढ़िएगा। स्टार तो हमने एक भी नहीं दिया है, टर्मिनोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अभी। जब तक कोई मैथमेटिकल बात ना आ जाए या 5 स्टार की थ्योरी ना आ जाए, तब तक बस टर्मिनोलॉजी डेवलप हो रही है, ताकि इस चैप्टर की बातें जब मैथमेटिकल हो तो आपके लिए कुछ टर्म्स आपके जाने पहचाने हो, आपकी आदत में शुमार हो चुके हों। कहते हैं, if you stretch a helical spring by gently pulling its ends, length of the spring increases slightly. और छोड़ देंगे तो वापस regain भी कर लेगा। When you leave the ends of the spring, it regains its original shape and size. ठीक है। The property of body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity. अब heading दे दीजिए elasticity. Heading दे दीजिए elasticity और हम इसे define कर रहे हैं, और इसकी definition में भी हमें ऐसा कुछ खास इस लायक भी नहीं मिल रहा कि मैं 1 स्टार दूं। स्कूल एग्जाम के हिसाब से आपको चाहिए तो आप 1 स्टार दे दीजिए, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original size and shape. It tends to regain its original size and shape when the applied और ब्रैकेट में मैं वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डिफॉर्मिंग, when the applied deforming force is removed. अप्लाइड फोर्स को मैं ब्रैकेट में कह रहा हूं डिफॉर्मिंग। बाहर से आप एक फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी को डिफॉर्म करता है, चाहे वो उसकी लेंथ कम करता है स्प्रिंग की, चाहे लेंथ खींचता है। दोनों ही केसेस में उसके ओरिजिनल साइज और शेप चेंज हो गया तो बॉडी डिफॉर्म हो गई। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशंस, ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। ऑलराइट, सो कुछ भी यहाँ ऐसा मैथमेटिकल नहीं आया, इसलिए सब इडियोटिक है। And the deformation cause is known as elastic deformation. अब ये वर्ड इलास्टिसिटी भी इंट्रोड्यूस कर रहा है धीरे धीरे। अच्छा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है, इसलिए डिफॉर्मेशन का नाम ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन कह रहा है।
अगली लाइन में लिख दीजिए, डिफॉर्मेशन created in a body, deformation created in a body on application of deforming force, on application of deforming force is called elastic deformation. Deformation created in a body on application of a deforming force is called elastic deformation. अब वो इलास्टिक को उसने बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। However, if you apply force to a lump of putty or mud, गीली मिट्टी है, आटा है, they have no gross tendency to regain their previous shape and they get permanently deformed. Such substances are called plastic. Heading दे दीजिए प्लास्टिक। पहले था इलास्टिसिटी, अब हेडिंग दे दीजिए प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, और यही लिख दीजिए, if a substance has no tendency, if a substance has no tendency to regain its previous shape and size, if a substance has no tendency to regain its previous shape and size on removal of deforming force, on removal of deforming force, if a substance has no tendency to regain its previous shape and size on removal of the deforming force, are called plastic substances. ऐसे substance को हम plastic substance कहते हैं, and the property is called plasticity. इस property को हम बोलते हैं plasticity. वो elasticity था, ये plasticity है। लिख दीजिए, such substances suffer permanent deformation. Such substances suffer permanent deformation. Permanent deformation even on application of a very small deforming force. Such substances suffer permanent deformation even on application of a very small deforming force. गीली मिट्टी पे आप हल्का सा नाखून भी लगा देंगे तो उसका इंप्रेशन में जिंदगी भर रह जाएगा, उसमें कोई टेंडेंसी ही नहीं है वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशंस को रीस्टोर करने की, उसको अपने पुरानी कंडीशंस को पुनः प्राप्त करने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है। बस आगे लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, पुटी एंड मड आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल प्लास्टिक्स। पुटी और मड आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल प्लास्टिक्स, यानी परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है। परफेक्टली इलास्टिक का तो इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, परफेक्टली इलास्टिक का एग्जाम्पल लिखा है और इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे चाहें तो क्रॉस लगा दें। इस डिस्कशन को आप दोबारा अगले रिवीजन में थोड़ा तेजी से उड़ा सकते हैं, इस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ तक कि तो वैसे कोई भी बात इस लायक नहीं है कि सेकेंड रिवीजन के बियॉन्ड वो जाए, एक आध बार पढ़ लें कभी कभार। नाम आ रहे हैं हमारे लिए, हमने 3 नाम सीखे हैं, एक तो रिजिड सीखा है, एक इलास्टिक सीखा है, एक प्लास्टिक सीखा है और एक डिफॉर्मिंग फोर्स सीखा है। 4 नाम सीखे हैं बस। तो ये भाषा डेवलप हो रही है, एक बार भाषा डेवलप हो गई तो मैथ्स इंट्रोड्यूस कर देंगे धीरे से, तब काम की बातें स्टार्ट होंगी। आगे कहता है, द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियर तो हम बन नहीं रहे। For example, while designing a building, knowledge of elastic properties of materials like steel, घर तो खैर बनाना ही है सबको, बोरा भर के माल कमाइए और सब बिल्डिंग में लगाइए, ये तो काम करना पड़ेगा आपको, इसलिए नॉलेज ले लीजिए आप, काम तो आएगा। For example, while designing a building, knowledge of elastic properties of materials like steel, concrete, etc. is essential. खैर ये इवन मेडिकल प्रोफेशन में थोड़ा बहुत ये काम तो आती हैं चीजें, नॉलेज रहे, एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी आपको याद रहे, तो यू वर्क एट अ सुपीरियर लेवल। अगर इवन टर्मिनोलॉजी आपको याद रहती है तो आप खेल सकते हैं ऐसे कहीं कहीं बातों में और इट कट्स थ्रू।
The same is true in the design of bridges, automobiles, roadways, etc. One could also ask, can we design an aeroplane which is very light but sufficiently strong? Can we design an artificial limb which is lighter but stronger? अब ये मेडिकल प्रोफेशन पे आ गए, आप आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने की बात चल रही है जो कि बहुत लाइट भी हो और बड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो। इन सब चीजों में आपको फिर इलास्टिसिटी के टर्मिनोलॉजी की कम से कम जरूरत पड़ेगी लेटर ऑन, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो। Why does a railway track have a particular shape like eye? Why is grass brittle? Brittle एक नया word आ गया, while grass is not. Answers to such questions begin with the study of how relatively simple kinds of loads or forces act to deform word पे ध्यान दीजिए, different solid bodies. तो यहाँ तक कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, क्योंकि अभी सबसे पहला बड़ा हमारा एम है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑब्टेन करना है, और इन क्वेश्चंस का रियल लाइफ से नाता हो सकता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं कहलाते हैं। सो जस्ट डू नॉट डिविएट इवन अ बिट। इन क्वेश्चंस का हमने सुना और उड़ा दिया कि हमें नहीं पता, और हम यहाँ जानने के लिए, ये सीखने के लिए आए भी नहीं। सीखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, इमीडिएट जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। वो ओरिएंटेशन एक बार डेवलप हो जाए ना, नैक डेवलप हो जाए, तो कोई भी नए चैप्टर को आप कभी भी सीख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस पर होना चाहिए कि हाँ मैं जिसको पढ़ूंगा उसे समझ जाऊंगा। अभी तो आपका काम है 12 घंटे 14 घंटे, हो सके तो 16 घंटे कभी कभी पढ़ना, और पूरी फोकस्ड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना। इससे ज्यादा वो पूरी दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आप यहाँ नहीं आए। तो ये सब नॉनसेंस था कि व्हाई इज ग्लास ब्रिटल। ये सब क्वेश्चन तो हमारे होता है, वो गाने में भी पूछ लेता है सब। आकाश नीला क्यों? तो ये नॉलेज तो हमें नहीं चाहिए भाई। In this chapter we shall study the elastic behavior and mechanical properties of solids, which would answer many or such questions. ठीक है, मेनली हमें इलास्टिक बिहेवियर पढ़ना है, इलास्टिसिटी ही पढ़नी है, और उसी को वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कहता है। सॉलिड की जो मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो इन सारे एस्पेक्ट्स को गवर्न करती है, वो उन सब्सटेंसेस की इलास्टिसिटी है। आर्टिकल 9.2 पे आ रहे हैं, 9.1 में तो हमने कुछ खास नहीं पढ़ा। 9.2 कह रहा है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स इलास्टिक की तरह क्यों बिहेव करते हैं? इलास्टिक से फिलहाल हमारा यही मतलब है कि अगर हम इन्हें कंप्रेस करेंगे तो इनका शेप चेंज होगा, पर छोड़ देंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की टेंडेंसी रखें। इस डिस्कशन में भी जो आ रहा है वो ऐसा कुछ भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, उड़ा देने लायक। We know that in a solid each atom or a molecule is surrounded by neighboring atoms or molecules. एक सॉलिड में एक एटम है, उसके पड़ोस पड़ोस में और दूसरे एटम भी हैं, और सब क्लोजली पैक्ड हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। These are bonded together by interatomic or intermolecular forces and stay in stable equilibrium position. ये लाइन आप लिख दीजिए। अभी हम इस पे ज्यादा ध्यान तो नहीं देंगे क्योंकि इसकी अंडरलाइन फिजिक्स हमें ज्यादा पता नहीं है। इसलिए in a solid each atom is surrounded by neighboring atoms. Each atom is surrounded by neighboring atoms. और मॉलिक्यूल्स भी चलिए लिखी दें, इसको काय को छोड़, ये पढ़ने लायक नहीं है, दोबारा आप इसे क्रॉस लगा सकते हैं, पर एक बार लिख लेते हैं। Each atom or molecule is surrounded by neighboring atoms or molecules, and these are bonded together. These are bonded together by intermolecular forces. इंटरएटॉमिक बोले या इंटरमोलिकुलर बोले, कुछ भी बोले, दोनों बोलने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है। These are bonded together by intermolecular forces and stay in a stable equilibrium position. Stable equilibrium position को आप कैपिटल लेटर्स में लिख लीजिए। ये जो एटम्स हैं, ये एक डेफिनेट डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहते हैं, और इस डिस्टेंस पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं। ये लाइन काम की है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक स्टार भी दे दीजिए। इस चैप्टर से तो शायद रिलेटेड नहीं है ये बात, पर इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि भाई एक सॉलिड में अगर दो एटम कहीं ठहरे हुए हैं तो वो जरूर इक्विलिब्रियम पोजीशन ही होगी। कभी वो वहां रुके हुए हैं, चल फिर नहीं रहे,
और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है शायद हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है, कहीं मौका लगेगा तो आपको बताएंगे। एक तो इक्विलिब्रियम, ऊपर से स्टेबल, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह से सब मैंने लिखवा दिया, नहीं तो मैं उड़ा देता। मैं सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम में इंटरेस्टेड हूँ। कहता when a solid is deformed, the atoms or molecules are displaced from their equilibrium positions, causing a change in interatomic or intermolecular distance। हम कुछ भी एक कह लें, interatomic कह लें या intermolecular कह लें। कहता जब आप इसे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है दो एटम्स और आप कंप्रेस करेंगे तो पास आएंगे, या आप खींचेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन था उससे ज्यादा हो जाएगा। These are bonded together by intermolecular forces and they stay stable equilibrium position. When a solid is deformed, the atoms or molecules are displaced from their equilibrium positions, causing a change in intermolecular distance। हो गई, अगर आप इन्हें स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, डिफॉर्म करेंगे तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन तो चेंज होगा ही होगा। When the deforming force is removed, the intermolecular forces tend to drive them back to their original positions। क्या है, दो एटम्स हैं, इनके बीच में पता नहीं कौन कौन से फोर्सेस हैं, पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनके बीच में फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम है ना तो फोर्स जीरो। और अगर आप इन्हें पास लाएंगे तो थोड़ा सा फोर्स बढ़ जाएगा, शायद दोनों के न्यूक्लियस पास आ जाएंगे, शायद दोनों के न्यूक्लियस पास आ जाएंगे तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा। अगर दूर खींचोगे तो इनके बीच में रिजल्टेंट फोर्स इनको छोड़ने पर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। वो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो मैकेनिज्म तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा कुछ है तो कि when the deforming force is removed, the interatomic forces tend to drive them back to the original position। फिर भी मैं इसे अभी नहीं लिख रहा। Thus the body regains its original shape and size। The restoring mechanism can be visualized by taking a model of a spring ball system। शायद हम इसी की बात लिख रहे हैं, या चलिए एक लाइन को लिख ही लेते हैं। लिखिए when a solid is deformed, the intermolecular separation changes। The intermolecular separation changes। The intermolecular separation changes, and when the deforming force is removed, the interatomic forces, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, interatomic forces tend to bring them back to their original positions। इंटरएटॉमिक फोर्स इन्हें वापस लाए हैं। मैं इस लाइन को थोड़ा और बोल देता हूँ, एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा, पर हाँ आप इसे चाहें तो क्रॉस लगा सकते हैं। इस लाइन को भी दोबारा पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं, केवल इन सब से चीजों को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना और इनके बारे में सबसे बड़ी बात है बातचीत करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए जब दो एटम को आप पास लाते हो ना फोर्स लगा के और छोड़ते हो, तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होता है वो रिपल्सिव डेवलप। ये लाइन डैश करके लिख दीजिए, इस पे आप 2 स्टार भी दे दीजिए, लिख दीजिए। when two atoms are brought closer and released, हमने इन्हें पास लाए और छोड़ दिया, the intermolecular force develop is repulsive। जो इंटरमोलिकुलर है या सब्सटेंस अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो इंटर एटॉमिक, सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इंटरमोलिकुलर, तो कुछ भी चलेगा, उसकी परवाह नहीं है। मेन बात यह है हाँ कि जब आपने इन्हें पास ला के छोड़ दिया तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि इस सब्सटेंस को अपने वापस पुरानी कंडीशन पे तो जाना ही है ना। ऐसे अगली लाइन में लिख दीजिए, फिर से 2 स्टार दे दीजिए। When a substance is stretched, एक सब्सटेंस को खींचते हैं and released, then attractive intermolecular forces are developed। attractive को हाईलाइट कर दीजिए, attractive intermolecular forces are developed tending to मैं एक नया वर्ड और जानबूझ के इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, tending to restore the atoms
या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, टेंडिंग टू रिस्टोर द एटम्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, टेंडिंग टू रिस्टोर द एटम्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। रिस्टोर इज द कीवर्ड ना। बस मैंने आपको ये सिखाया, जब आप इन्हें कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो जो फोर्सेस डेवलप होंगे अंदर ही अंदर वो रिपल्सिव होंगे, और जब आप इन्हें खींच के छोड़ेंगे तो जो अंदर ही अंदर फोर्सेस डेवलप होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे। हर बार टेंडेंसी यही होगी कि सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन को फिर से प्राप्त कर। ओके, तो ये अब आप हेडिंग दे दीजिए स्प्रिंग बॉल सिस्टम। स्प्रिंग बॉल सिस्टम, ये भी मेरे हिसाब से तो कचरा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसने यही सब कुछ कुछ दिखाया है। ये एक एटम है, कह रहा है मान लीजिए कि जो जो एटम है स्प्रिंग से बंधा हुआ, कहता ये मान लीजिए स्प्रिंग बॉल सिस्टम ये है। हियर द बॉल्स रिप्रेजेंट एटम्स एंड स्प्रिंग्स रिप्रेजेंट इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये एटम, और इंटर एटॉमिक फोर्स इज सेम एज यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। हमें जब इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में डिस्कशन करना होगा ना, तो हम उसके बदले में स्प्रिंग फोर्स की बात कर लें। हम क्योंकि किसी जानी पहचानी सिचुएशन से रिलेट करना चाहते हैं ना, स्प्रिंग हमारी जानी पहचानी वस्तु है। We know about spring force, the nature of spring force के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ पता है। F का फॉर्मूला -kx था। The restoring mechanism can be visualized by taking a model of spring ball system. Restoring word आ गया यहाँ पे। The restoring mechanism can be visualized by taking a model of spring ball system. And here the balls represent atoms and spring represent interatomic forces. Okay. तो 9.1 फिगर में उसने यही लिखा, स्प्रिंग बॉल मॉडल फॉर इलस्ट्रेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। This is utterly useless. इसे दोबारा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है if you try to displace any ball from its equilibrium position, ये देखिए, ये बॉल पहले अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। हर एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होता तो नाचता कूदता भागता दौड़ता, वो वहां ठहरा हुआ है, उस पर नेट फोर्स 0 है, तभी वो वहां ठहरा हुआ है। या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन अ सॉलिड, इन अ सॉलिड ब्रैकेट में when not acted upon by a deforming force। एक सॉलिड में जब वो शांत है, जब उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है, एक सॉलिड में जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, तो ईच एटम इज इन इक्विलिब्रियम। उसका हर एटम इक्विलिब्रियम में है, और टू बी प्रिसाइज उसको लिख दीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप उसे हल्का सा डिस्प्लेस करके किसी भी चीज को छोड़ेंगे ना, अभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसे अगर आप कंप्रेस कर देंगे या इसे दूर ले जाएंगे, आप इसके इक्विलिब्रियम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सिस्टम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आने की कोशिश करेगा। आप इसके इक्विलिब्रियम को शायद परमानेंटली बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए जाने पर या डिफॉर्म किए जाने पर टेंडेंसी रखता है वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन करने की, तो आप इस इक्विलिब्रियम को एसेंशियली बिगाड़ नहीं पा रहे हो। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक केस होता है कि जहां आपने हल्का सा डिस्टर्ब किया और पार्टिकल वापस ही नहीं आया अपनी पुरानी पोजीशन में, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं आपको पहले यही पढ़ा देता हूँ, मैं थोड़ा डिविएट हो रहा हूँ अपने टॉपिक से और ज्यादा काम की बात बता रहा हूँ। इन्होंने जो पढ़ाया है वो कचरा है। एक पैराग्राफ से भी खत्म कर ही देता हूँ मैं। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस पैराग्राफ के बाद आपको पढ़ा दो। कहता है if you try to displace any ball from its equilibrium position, the spring system tries to restore the ball back to the original position। आप एक भी एटम को कहीं खींचेंगे तो बाकी सारी स्प्रिंग्स मिलकर के उस पर फोर्स लगाएंगी और उसे वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लाना चाहेंगे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का तो नेचर ही यही है। F = -kx। x अगर पॉजिटिव है तो माइनस साइन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स काम करेगा। Thus, elastic behavior of solids can be explained in terms of microscopic nature of a solid। कोई एटम के बीच में जो फोर्सेस है, रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश फिजिसिस्ट, ये सब कुछ हो गया, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट द elongation
elongation is change in length produced by body is proportional to the applied force of load represented law। ये सब आगे आएगा ही, पर चलिए अभी ही लिख दीजिए डैश करके लिख दीजिए हुक, HOOK, साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूं, हुक suggested that elongation in a body, Hooke suggested that elongation in a body is proportional to the applied force or load, on it। और बेटर डिस्कशन आगे आएंगे ही, इसलिए अभी इस पर तो हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हुक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और ये बताया कि जितना जो इलोंगेशन का मतलब है, इलोंगेशन जरूर हमें समझाना है, अलग से लिख दीजिए इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है एक्चुअली इंक्रीज इन लेंथ। इलोंगेशन से मतलब है लेंथ बढ़ रही है, इलोंगेशन मतलब इंक्रीज इन लेंथ। और एक कंप्रेशन होता है डिक्रीज इन लेंथ। हम जनरल वर्ड इलोंगेशन यूज करते हैं ये इंप्लाई करने के लिए कि भाई लेंथ में चेंज हो रहा है, और स्पेसिफिक हो जाए तो इलोंगेशन है कि कंप्रेशन है वो थोड़ा और ध्यान से बताते हैं। तो हुक ने इस बारे में कुछ बात तो की थी कि आप भाई अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो इलोंगेशन बढ़ेगा, स्प्रिंग पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगा। स्प्रिंग की जो लेंथ में चेंज है वो स्प्रिंग में इलोंगेशन कह रहा है, और वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमारे F = kx से भी आ ही रहा है। अगर स्प्रिंग फोर्स की हम बात करें और F = kx की बात करें, माइनस साइन कभी कभी हम लगा लेते हैं, कभी कभी हम नहीं लगाते हैं। जब डायरेक्शन का हमें पता होता है तो माइनस साइन हम नहीं लगाते हैं। अब ये सब छोड़ दीजिए, आपको बेसिकली बस ये तो यही आ रहा है ना, ये चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। ये तो स्प्रिंग फोर्स भी इसी बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये सब भी अभी इग्नोर करने लायक है। हाँ, थोड़ी मैथमेटिक्स दिख तो रही है, पर और सिस्टमैटिकली और परफेक्ट फॉर्मूला आ जाने दीजिए। इस सब को दोबारा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। And he presented the law of elasticity, now called Hooke's law. Hooke's law के बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे। We shall study about it in section 9.4, तो वही बात करेंगे। This law, like Boyle's law, is one of the earliest quantitative relationships in science. Quantitative relationship मतलब होता है, quality से मतलब नहीं होता कि फोर्स लगाएंगे और कंप्रेशन डिफॉर्मेशन होगा। ये क्वालिटेटिव बातें चल रही हैं। जब तक आप फॉर्मूला ना दें तब तक क्वांटिटी की बातें नहीं हो रही हैं, और हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब है, बातों से मतलब होता है। This law, like Boyle's law, is one of the earliest quantitative relationship in science. क्वांटिटिव को ऐसे ही आप बुक पे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हमें क्वांटिटीज, जो फॉर्मूले क्वांटिटी बताएं सिर्फ वही काम के होते हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन इनफैक्ट कम बनते हैं, और लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिक का भी और कॉन्सेप्ट का भी मतलब किसी न्यूमेरिकल में ही आता है। किसी क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल में ही क्वालिटेटिव बातों को भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंड अलोन क्वालिटेटिव बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। थियोरी की बातें, क्वालिटेटिव मतलब थियोरी और क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल, तो क्वालिटेटिव बातें किसी भी काम की नहीं होती। It is very important to know the behavior of the materials under various kinds of loads from the context of engineering design. Point to be noted, my dear friends, engineering design. अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले लीजिए, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो while doing medicine इनकी जरूरत पड़ सकती है, पर अभी तो आप इनको ज्यादा ध्यान न दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूँ और मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ऐसा लिखिए इक्विलिब्रियम, एक पैराग्राफ में आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। अभी तो सिर्फ क्वालिटेटिव बातें कर रहा हूँ उनके बारे में, वक्त आने पे इनके बारे में क्वांटिटेटिव बातें भी हमारे सिलेबस में है, हम करेंगे। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी डिस्कशन है, मेंशन कर दीजिए। तो साहब पहले लिखिए इक्विलिब्रियम और बस जवाब लिख दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0। अगर फोर्स भी 0 हो और टॉर्क भी 0 हो तब तो बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में है। फोर्स 0 है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और टॉर्क 0 है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, फिर हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली तो एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये है तो बहुत काम की बात है, पर अभी एनसीईआरटी में थी नहीं है तो काम की बात है। 11th 12th के लेवल पे
as a physics student you must know these. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पहले से इक्विलिब्रियम में तो है, पर अगर आप उस पोजीशन से ऑब्जेक्ट को हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट लौट के वहीं आने की टेंडेंसी रखेगा जहां वह था। जैसे ये एग्जांपल से मैं बात करता हूँ, ये एक बाउल है, यहाँ एक ऐसा कंचा मार्बल रखा है, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले जाके छोड़ देता हूँ, तो वापस यहीं आएगा, थोड़ा घूमेगा और काफी देर बाद वो यहीं रुकेगा, टेंडेंसी तो उसमें वापस आने की है। नंबर वन, इसी को समझा दीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझा दीजिए। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, उसमें ऐसा दिखा दीजिए और ऐसा दिखा दीजिए। ऑन डिस्प्लेसिंग द मार्बल अ लिटिल, ऑन डिस्प्लेसिंग नहीं, मार्बल की बात क्यों करूं, जनरल बात करता हूं, जनरल बात करता हूं कि ऑन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल from its stable equilibrium position, on displacing a particle from its stable equilibrium position and releasing it comma, the object tends to restore its original equilibrium position. Object tends to restore its original equilibrium position. ऑब्जेक्ट वापस वहीं आ जाना चाहता है जहां वो पहले था। ये अपना समझदार आदमी है, इसको घर से किसी ने भगा दिया था डांट के, पर ये वापस घर ही आ गया, ये गुस्सा नहीं माना और ये वापस वहीं आ गया जहां इसे होना चाहिए था। ये स्टेबल आदमी है, समझदार आदमी है। और अनस्टेबल में क्या होता है, ऐसा बाउल है और यहाँ पर इसको किसी तरह मैंने मार्बल को रोक के रखा तो हुआ है, और अब हल्का सा इसको पुश किया, ये तो ऐसे ही निकल लेगा, गिर जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है। ये डायग्राम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बना दीजिए और लिख दीजिए, ऑन स्लाइटली बीइंग डिस्टर्ब्ड, on slightly being disturbed from its equilibrium position, on slightly being disturbed from its equilibrium position, the particle tends to, on slightly being disturbed from its equilibrium position, the particle tends to go further away. On slightly being disturbed from its equilibrium position, the particle tends to go further away. इसको हल्का सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अब ये दोबारा वापस या नहीं आने की इसमें कोई टेंडेंसी भी नहीं है, दूर भाग जाने की टेंडेंसी बढ़ गई है इसके अंदर। हल्का सा हमने डांट क्या दिया, ये तो बम्बई निकल गया, हीरो बनेगा, अब वापस घर नहीं आएगा। स्टेबल वो है जो समझदार है और जो वापस अपने पुराने ठिकाने पे आ जाए, और अनस्टेबल ये है कि जैसे हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया और वो तो अपनी दूसरी कोचिंग चला गया कि नहीं, यहाँ तो हमें टीचर ने डांट दिया, डांट खाओगे, पॉलिश होगे, चमकोगे। Choice is always yours, absolutely no issues. और इसके बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसके बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी को मैं यहाँ से हल्का सा डिस्टर्ब करके यहाँ ले जाऊं, तो यहाँ पे ये यहीं पड़े रहने की इसमें टेंडेंसी है, इसमें ना तो वापस आने की टेंडेंसी है, ना दूर भाग जाने की टेंडेंसी है। इसमें कोई नेट फोर्स नई पोजीशन में एक्ट काम कर ही नहीं रहा, बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। When in the disturbed position, there is no force acting on the body. Disturbed position में there is no force acting on the body. In the direction to increase the displacement or decrease the displacement. In the direction to increase the displacement or decrease the displacement. फोर्स हो तो सकता है पर इस डायरेक्शन में नहीं होगा जिसमें मैं बता रहा हूं। इसमें ना तो वापस आने की कोई टेंडेंसी है, ना दूर जाने की कोई टेंडेंसी है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम खैर वैसे भी बहुत ही कम यूज होता है, स्टेबल और अनस्टेबल के नाम ही हमारे ज्यादा काम के हैं, न्यूट्रल का नाम हमारे लिए इतना काम का नहीं है। खैर ये प्रॉपरली कहीं किसी जगह आएगा, तब इस बारे में और बात करेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब 4-0 या टॉप 0, और स्टेबल मतलब अगर तुम डिस्टर्ब कर दोगे तो भी वापस आने की टेंडेंसी रखेगा, और अनस्टेबल मतलब तुम डिस्टर्ब कर दोगे तो दूर भाग जाएगा, कोचिंग बदल लेगा। और न्यूट्रल मतलब इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो बेशरम है, ना आप इसे डिमोटिवेट कर सकते हो और ना आप इसे मोटिवेट कर सकते हो। ऐसे लोग भी अच्छे हैं, कम से कम टीचर गलती से कभी कभी स्टूडेंट को डिमोटिवेट करते हैं तो वो होते तो नहीं। बेशरम होना खैर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड एसेट है इस 2 साल की टफ जर्नी को स्मूथली निकाल लेने के लिए।
थोड़ा थोड़ा बेशर्मी का एलिमेंट आपके अंदर होना चाहिए, न्यूट्रल बने रहे, न्यूट्रल बने रहे। चलिए अब लगता है कुछ काम की बातें आने वाली है, थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें आने वाली है, कम से कम स्ट्रेस और स्ट्रेन की मैथमेटिकल डेफिनेशन हम देख लें। तो 9.3 पे आ रहे हैं, तो अभी मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूँ कुछ भी। देखिए, when forces are applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium, it is deformed to a small. मैं इसकी आपको हेडिंग देता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स। पहली मेरी हेडिंग ये है, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स से मतलब ये है, देखो भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉडी ना चल देगा। अभी इस पे जो फोर्स है ना, इसने इसके इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसमें अभी कोई चेंज पैदा नहीं होगा। अभी ये जो फोर्स है ये ट्रांसलेटरी फोर्स है, या ये जो फोर्स है ये रोटेटरी फोर्स है, जैसे कि हम टॉर्क भी कहते हैं। ऐसे भी अगर बॉडी पूरी तरह फ्री है ना, फ्री है, तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है अंदर आत्मा में कुछ हलचल होना। यहाँ पर कलेजे पे कोई चीज लगती है तो हम खोपड़ा हमारा सूज जाता है, तब डिफॉर्मेशन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन हम चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना चाहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए जरूरी क्या मालूम, पहले आप इस बॉडी के इक्विलिब्रियम को इंश्योर करिए। इसे एक ही तरफ से फोर्स मत लगाइए। इस बॉडी को अगर इधर 5 न्यूटन से खींच रहे हो तो इधर भी 5 न्यूटन से खींचो, ताकि बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल रहा है। अब एक तरफ का जो फोर्स है ना, ये तो सपोर्ट का काम करेगा, और एक तरफ का फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज करेगा। अगर ये सपोर्ट ना हो तो ये चल देगा, फिर अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा। ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी when the body is maintained in static equilibrium. Force applied on a body when the body is maintained in static equilibrium. When the body is maintained in static equilibrium. Force applied on a body when the body is maintained in static equilibrium. Only यही force can change the intermolecular separation. Can change the intermolecular separation. Only such a force is called deforming force. Only such a force is called deforming force. बहुत बढ़िया बात है ये, एक ही स्टार देने लायक है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं आई है, इसलिए किसी काम का नहीं है। हाँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली बात काम की है कि अगर आप डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं इस बॉडी में, एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अगर आप इस पे सपोर्ट नहीं लगाएंगे ना, इसके मूवमेंट को रोकेंगे नहीं ना, तो इसमें ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसकी जगह बदल जाएगी, पर इसके मॉलिक्यूलों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा। और जब तक इंटरनल सेपरेशन चेंज ना हो तो फिर वो चैप्टर काइनेमेटिक्स का सवाल, मैकेनिक्स का सवाल। आज हम सारे मूवमेंट्स की जो बात कर रहे हैं वो इंटरनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बॉडी एज अ होल के चलने की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के बात कर रहे हैं। अब हम बॉडी को नहीं देख रहे हैं, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पे हमारी नजर है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन अगर चेंज हो रहा है तो फिर हमने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, वरना हमने इस पे ट्रांसलेटरी फोर्स या रोटेटरी फोर्स आपने टॉर्क लगाया है। तो डिफॉर्मेशन पैदा करने की नेसेसरी कंडीशन है, इस पे भले ही आप 3 स्टार दे दीजिए और लिख दीजिए अगली लाइन में, द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस अ डिफॉर्मेशन, to produce deformation in a body, necessary condition to produce deformation in a body is static equilibrium. अगर बॉडी पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो फिर एक तरफ का फोर्स, लाइन में अगली लाइन में लिखवाऊंगा, इसे लिख दीजिए, ऐसा डायग्राम बना देते हैं। ये 5 न्यूटन का फोर्स है
और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। ये क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं, क्वेश्चन के रूप में लेते हैं, इसे स्प्रिंग बना देते हैं, स्प्रिंग बना देते हैं। दोनों तरफ से 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया है। तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन है अगर तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन पे भी आप 3 स्टार दे दीजिए, 4 स्टार भी दे सकते हैं, 4 स्टार दे दीजिए। और पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टली मैंने स्प्रिंग रखी है और उस पे दोनों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। मे बी ये स्प्रिंग का ए एंड है और ये स्प्रिंग का बी एंड। तो नेट फोर्स है 0। अगर एक फोर्स +5 न्यूटन है, ये प्लस आई कैप की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये फोर्स -5 न्यूटन है, ये माइनस आई कैप की डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो समेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे आ रहा है 0, तो नेट फोर्स है 0, नेट फोर्स है 0। और इसमें फिर जैसे कि यहाँ मैं टेंशन की बात करता हूँ, तो पार्ट बी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेंशन शोन। ऑफ कोर्स कुछ नहीं दिया है तो ये मासलेस स्प्रिंग ही ली जाएगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेंशन, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, वैल्यू ऑफ टेंशन। तो मैं इतने पोर्शन का एफपीडी बनाऊंगा, इतने पोर्शन का मैं एफपीडी बनाऊंगा। इस पोर्शन का एम है, ए बी एम डैश है, इधर 5 न्यूटन है और इधर टी है। मैं इतने पोर्शन का एफपीडी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ टेंशन निकालनी है। इतने पोर्शन का रादर मतलब यहाँ तक के पोर्शन का एफपीडी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ टेंशन निकालनी है। ये इतने पोर्शन का मास मैंने यहाँ शो कर दिया है और इस पे जो फोर्सेज है वो मार्क करते हैं। और अब तो मैं लिखूंगा T - 5 = m डैश × 0, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो T - 5 = 0। तो टेंशन जो है वो 5 न्यूटन। टेंशन 0 नहीं है, टेंशन 0 नहीं है। हर मॉलिक्यूल पे जो टेंशन है वो 5 न्यूटन है। और हाँ, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो अभी हम उसकी डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे। पर एफबीडी का एक रूल तो हमने पढ़ा था कि टेंशन शुड ऑलवेज बी मार्क्ड अवे। जितने पोर्शन का आप एफबीडी बना रहे हैं, टेंशन को आप उससे दूर मार्क करिए। एनीवे, ये एक पार्ट बी हो गया। स्प्रिंग में टेंशन है 5 न्यूटन। अब बस हम केवल यही बात करेंगे कि ये फोर्स ट्रांसलेशन पैदा कर पाएगा क्या। पार्ट सी लिख दीजिए, will there be any translation, net translation in the spring? Will there be net translation in the spring? The answer is no, as there is, as summation of f is 0. The translation नहीं होगा। The body, the entire system is in equilibrium. पूरा का पूरा सिस्टम जितना कि आपको डायग्राम में दिखाया गया था वो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है और इसलिए कहीं कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, कहीं कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। अब अगला पार्ट है, इसमें नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द डिफॉर्मिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। नेट फोर्स तो 0 है, पर डिफॉर्मिंग फोर्स कितना है, ये सवाल बातें अच्छी क्लियर कर रहा है। बढ़िया, पहली काम की चीज मैंने आज की तारीख में आपको कुछ पढ़ाई है इस लेक्चर में। भाई कहना मुझे बस ये है कि एक तरफ का जो फोर्स है, ये जो फोर्स है 5 न्यूटन का, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये जो फोर्स है एक तरफ का, जितना भी ये फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ऐसा ही कुछ आप लिख दीजिए, फोर्स ऑन वन एंड acts as support, prevents translatory motion in the system. एक तरफ का फोर्स है जो सपोर्ट पैदा करता है, एंड द फोर्स एट द अदर एंड, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजेस the intermolecular separation. Force at the other end increases the intermolecular separation. It is called the deforming force. Net force है 0, पर deforming force है 5 न्यूटन।
नेट फोर्स है 0 पर डिफॉर्मिंग फोर्स है 5 न्यूटन। ये बढ़िया बात हो गई। एक तरफ का फोर्स सपोर्ट का काम करता है और पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम को इंश्योर करता है। सपोर्ट हमेशा इक्विलिब्रियम इंश्योर करता है। आप छत से पंखा टांग देते हैं, आपका ध्यान में नहीं जाता, पर छत पंखे पे फोर्स लगाती है और वो पूरे पंखे के इक्विलिब्रियम को इंश्योर करती है। उसको सपोर्ट कहते हैं। छत सपोर्ट है। जो भी सपोर्ट है आपका, वो आपको एहसास भी नहीं होने देता, पर आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है बिना बोले, बिना बताए, बिना जताए। ये सपोर्ट का काम कर रहा है और इसको कह रहा है अब तू अपना काम कर भाई, अब तू दम लगा, अब तेरे में दम है। तो इस चैप्टर में हम लोग अब, बल्कि पूरी सेकंड वॉल्यूम में एनसीईआरटी की 11th की सेकंड बुक में हम बॉडी एज अ होल की बात शायद ही कहीं कहीं करें। ज्यादातर हमारे अब नजर पूरी मॉलिक्यूल्स पे है, अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, इंटरनल। तो अब इनके मॉलिक्यूलों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, वही हमारी नजर है। पूरी सेकंड बुक में अधिकांश जगह हम अब इंटरमॉलिक्यूलर मोशन की बात करेंगे। बॉडी एज अ होल के मोशन की बात हमने कर ली। अब अंदर हमारी नजर है दो एटम्स के बीच का सेपरेशन या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन या उनका मोशन। हम उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिन्हें इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन ने थोड़ा बहुत तो क्लियर किया। मैं पढ़ता हूं फिर से आर्टिकल नंबर 9.3 को। कहता है, forces are applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium। पहली शर्त यह है कि आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करिए। It is deformed for a small or large extent depending upon the nature of the material of the body and the magnitude of deforming force। अगर बॉडी में आसानी से डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है तो बॉडी में इलॉन्गेशन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा फोर्स लगा दिया तब तो ज्यादा हो ही जाएगा। कहता है it is deformed to a small or a large extent depending upon the nature of material of the body। लाइन हम लिख तो सकते हैं, लिख भी लेते हैं, किसी काम की नहीं है। क्वेश्चन लिख दीजिए, ऊपर से शुरू में ही बता दिया कि क्रॉस लगा दीजिए। क्वेश्चन लिख दीजिए, on what factors deformation created in a body depends। एक बॉडी में जो डिफॉर्मेशन पैदा होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डिफॉर्मेशन स्मॉल है कि लार्ज है। नंबर 1, on the nature of the material of the body। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। स्टील है तो इसमें इलॉन्गेशन थोड़ा कम पैदा होगा, और रबर है तो इसमें इलॉन्गेशन ज्यादा पैदा होगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड तो कर रहा है। और दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सेकेंड फैक्टर जिस पे डिफॉर्मेशन पैदा करता है, डिपेंड करता है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स आप ज्यादा लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन ज्यादा पैदा हो ही जाएगा। तो ये बात ठीक है, एक आपको एक इंसाइट डेवलप करने के लिए एक बार पढ़ना है, इसे 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है बस, तो फिर वो थॉट्स उस टाइप से आपको आने लगेंगे। जी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के लिए सर हमें फोर्स डबल लगाना पड़ेगा ना? नहीं, फोर्स डबल लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं कहेंगे। एक तरफ का फोर्स, आपको 2 फोर्स लगाने पड़ेंगे। एक फोर्स होगा इक्विलिब्रियम इंश्योर करने के लिए, और एक तरफ का फोर्स जो भी है उसी को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा ना? नहीं, मैग्नीट्यूड से तो अपना मतलब होता है नेट, और सब जीरो कहते हैं। दोनों एंड्स पे लगाना पड़ेगा ये आप कह सकते हैं, पर आप डबल लगा रहे हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो नेट 0 है और हमेशा हमारा मतलब नेट से ही है। डबल का तो मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ 10 न्यूटन लगा दिया और आपने इधर 5 न्यूटन लगाया और इधर 5 न्यूटन लगाया, इसे डबल नहीं कहते। 2 एंड्स पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर 2 एंड्स पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक तरफ का फोर्स जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। खैर ये बात अपने आप में ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैंने कराया वो भी लेटर ऑन आपको ऑटोमेटिकली और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी हाल में उस क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज 10 न्यूटन। डिफॉर्मिंग फोर्स वो है जिसने इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज किया, और इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन एक तरफ के फोर्स ने ही चेंज किया। एक तरफ के फोर्स ने तो पहले इक्विलिब्रियम इंश्योर किया, तो एक तरफ का जो फोर्स है केवल वही डिफॉर्मिंग फोर्स है।
दोनों तरफ का फोर्स मिला के तो 0 है, डबल नहीं है, 0 है। खैर इस पे अभी अगर नहीं भी क्लियर है तो ज्यादा ध्यान ना दिया जाए और यही कहा जाए कि अगर ये काम की बात है, मेरा डाउट वैलिड है, तो कहीं आगे मैं फिर अटकूंगा कहीं। अगर आप कहीं नहीं अटक रहे हैं, डाउट नहीं आ रहा, इसका मतलब शायद डाउट दबा दीजिए। आइडियली डाउट दबाने तो नहीं चाहिए, बट देन देयर इज नो एंड टू इट। प्रैक्टिकली बात करें, थियोरेटिकली बोले तो भाई भैया कोई डाउट नहीं दबाना चाहिए। प्रैक्टिकली बात करें तो भैया काम एग्जाम ओरिएंटेड बातें करो, थोड़ा सा दबा लो तो ज्यादा अच्छा है। हम इनिशियली जब कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा ही डीप सोचते हैं। पहला काम तो ये होना चाहिए कि बस एक ओवरव्यू आ जाए चैप्टर का, पूरा चैप्टर हो जाए, उसके बाद समझ में आता है कौन काम इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ तो आइडियली आप कर ही नहीं पाओगे, सब कुछ तो आप आइडियली कर ही नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर कोई डाउट ऐसा है जो अप टू द एंड ऑफ द चैप्टर पोस्टपोन किया जा सकता है तो पोस्टपोन कर दें, कम से कम इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, लॉस्ट फील ना करें, गुस्सा ना आए आपको। लिख लें अच्छे से, क्लियर अपना डाउट लिख लें और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर या तो वो क्लियर हो जाएगा या आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट बात थी भी कि नहीं। तो उड़ा छोड़ दीजिए, दबा दीजिए। हाँ क्लियर लिख दीजिए अपना डाउट, अपने आप ही देखिएगा। ना क्लियर हो तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा कि साहब ये डिफॉर्मिंग फोर्स 5 होगा कि 10 होगा। ओके, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, पहले मैं फिर से देखता हूँ। व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी in such a manner that the body is still in static equilibrium, it is deformed to a small or large extent depending upon the nature of the material of the body and the magnitude of the deforming force. पंखा जब आप कहीं ऊपर से लटका हुआ है आपको और आप पंखे को खींच रहे हो तो आपका नजर सिर्फ एक ही फोर्स पे जा रही है और आप उसी को केवल डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हो। या पंखे की बात छोड़ो, स्प्रिंग मान लीजिए, स्प्रिंग छत से लटकी हुई है और स्प्रिंग पे आप एक फोर्स लगा रहे हो तो आप केवल इसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हो। आपको तो इस तरह ध्यान भी नहीं जाता कि यहाँ भी एक फोर्स है, ये सपोर्ट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ 5 न्यूटन इसे प्रोवाइड कर देता है, और अगर ये 50 न्यूटन का आपने लगाया तो यहाँ सपोर्ट ऑटोमेटिकली 50 न्यूटन प्रोवाइड कर देता है। आपको तो केवल एक ही फोर्स दिखता है और आप इसे ही केवल डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ जो फोर्स आता है वो ऑटोमेटिकली आता है ज्यादातर, तो आपको इसे लगाना नहीं पड़ता। मैंने तो दोनों डायग्राम जो बना दिया उसमें दोनों तरफ फोर्स दिखा दिया, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो गया। ज्यादातर आपको डायग्रामों में एक ही फोर्स दिखेगा और बस फिर वही डिफॉर्मेशन पैदा करेगा। कौन सा फोर्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है ना तो सवाल बताएगा, ना आपको उसे सोचने की जरूरत होगी। आप एक ही तरफ का फोर्स देखिएगा और केवल वही डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। Alright, so it is deformed to a large or small extent depending upon the nature of the material of the body and the magnitude of deforming force. The deformation may not be noticeable visually in many materials, but it is there. स्टील, आप ब्रिज पे आप अपनी गाड़ियां चला रहे हैं ओवर ब्रिज पे, और ओवर ब्रिज में भी डिफॉर्मेशन हुआ है, आपको नजर ना आ रहा हो, और ओवर द इयर्स खूब गाड़ियां उसमें से गुजर रही हैं तो वो हल्का हल्का डिफॉर्म हो ही गया होगा इस बीच, और कभी भी फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो टूट ही जाता है, वो ब्रिज लाइफ खत्म हो जाती है उसकी। तो जनरली ये नोटिसेबल नहीं रहता है, जनरली नोटिसेबल नहीं रहता है। कोई भी डिवाइस जब पुरानी होती जाती है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता चला जाता है और हमें दिखता नहीं है। The deformation may not be noticeable visually in many materials, but it is there. When a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. ये लाइन काम की है। This restoring force is equal in magnitude but opposite in direction. आप हेडिंग दे दीजिए restoring force, अभी तो हम इसकी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तो इसकी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो बस ऐसे ही लिख दीजिए। When a body is subjected to a deforming force, when a body is subjected to a deforming force, an internal force is developed in the body. An internal force is developed in the body. कुछ लाइनें यहाँ एनसीईआरटी ने लिखी नहीं है, मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ। An internal force is developed in the body, which at every instant is equal and opposite, which at every instant is equal and opposite to the deforming force. जब एक बॉडी को, when a body is subject to a deforming force, internal is the keyword, internal को हाईलाइट कर दीजिए,
internal force is developed in the body which at every instant is equal and opposite to the deforming force. Trying to restore the body, उसी में आगे लिखिए, trying to restore the body into its original condition. Trying to restore the body in its original condition. Sir, This force is called restoring force. This force is called restoring force. ये लाइन इसने आगे लिखी है, 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ. ये लाइन आगे इसने लिखी हुई है. This restoring force is equal in magnitude but opposite direction to the applied force. मैंने आपसे ये कहा कि जब आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है, इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है. और उसका भी कारण आप आगे लिख दीजिए जहां भी कहीं आपके पास जगह हो कि the restoring force is developed due to intermolecular forces. Restoring force is developed due to intermolecular forces. मैंने आपसे ये कहा कि जब आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो अंदर एक फोर्स पैदा हो जाता है और वो हर इंस्टेंट पे डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन अभी भी रहे. अगर किसी एक भी एटम का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा. बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है. अंदर जो फोर्स डेवलप होता है, जो सब्सटेंस को अपने ओरिजिनल कंडीशन में ले जाना चाहता है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. वो फोर्स जो अंदर डेवलप हुआ है और जो डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट है और जो सिस्टम को अपने ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर कराना चाहता है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. जी पूछिए. सब वही पूछा था रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में. अभी क्लियर? यस सर. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं साहब कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण डेवलप होता है. और अगर ये आपने इधर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस पॉइंट पे इसमें इलोंगेशन हो गया, ये स्प्रिंग ऐसी हो गई है, इतनी बढ़ गई है. तो यहाँ जो अंदर फोर्सेस डेवलप हुए जिसे हमने टेंशन का नाम दे दिया था, अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप हुआ. इंटरमोलिकुलर एक्चुअली इंटरमोलिकुलर वो फोर्स रिस्टोरिंग कहलाता है क्योंकि वो सब्सटेंस को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर कराना चाहता है. बस उसमें तो अभी इतना ही ध्यान दीजिए, चलेगा, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए. हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स एंड इट इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अपन ने वो स्प्रिंग बॉल सिस्टम पढ़ा था ना. स्प्रिंग बॉल सिस्टम में आपने बॉल से को पकड़ के खींचा तो स्प्रिंग में लेंथ बढ़ी, तो बस अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स तो डेवलप होगा. अब वो जब भी अट्रैक्शन, जब भी डिस्टेंस कम होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स इज अट्रैक्टिव. ये लाइन शायद मैंने पहले भी लिखवाई थी, अभी फिर से लिख दीजिए डैश करके, ब्रैकेट में एक बात लिख दीजिए. When system elongates, the intermolecular restoring force, ऐसे नाम लिखवा देता हूँ. जब सिस्टम में elongation होता है, then the intermolecular restoring force is attractive. जब सिस्टम में elongation हुआ तो intermolecular restoring force attractive है ताकि वो ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर सके ना. और इसी तरह लिख दीजिए when system tends to contract, जब सिस्टम में कंप्रेशन होता है, then the restoring force of intermolecular origin, is repulsive in nature. बस इनमें से किसी भी बात को कोई ज्यादा ध्यान ना दिया जाए क्योंकि ये मैथमेटिक्स है ही. कौन रिपल्सिव फोर्स होता है, कौन डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, इसमें एकदम परफेक्टली चीजें आपको क्लियर हो. पागलपना नाम पढ़ के छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए. रिपल्सिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है, मतलब ये कब रिपल्सिव है, कब अट्रैक्टिव है, बस इसी पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो दिया जाए. मतलब अगर इसमें कोई काम की बात होगी तो आप अपने आप सवाल करते समय सीख जाओगे कि हाँ इससे भाषा डेवलप हो रही है. तो मैं अगर ये परफेक्टली क्लियर नहीं है कि क्या रिस्टोरिंग और क्या डिफॉर्मिंग है तो भी चिंता मत करो ज्यादा, बस चलने दो, आगे बढ़े चल. एनसीईआरटी की पहली 3, 4, 5 रीडिंग्स तो ऐसे ही होनी चाहिए, बहुत कैजुअल सभी सब्जेक्ट्स में मेरे ख्याल से. फिर आपको समझ में आता है कि यार ये लाइन ज्यादा काम की है. ज्यादा काम की लाइनें ही केवल काम की होती है. जब वो सब ज्यादा काम की लाइनें हो जाए
तो एग्जाम के करीब आप बाकी लाइनें भी एक बार देख लीजिएगा कि शायद कोई और लाइन अब आपको और अपील करे। जो काम की लाइन होती है वो अपने आप ही अपील करती है, पर वो 2-3 रीडिंग तक तो ओवरव्यू ही लेना चाहिए, बस तेजी में ही ऐसे ग्लांस ही मारना चाहिए। समझ में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर समय भी तो कम लगेगा। और एक एक लाइन के पीछे तुम पढ़ गए और उसको तुम एक लाइन तुमने पढ़ी और नहीं समझ में आई तो तुमने दूसरी बुक में पढ़ी या गूगल किया तो हो चुका, कल्याण ही हो गया तुम्हारा। फिर रिसर्च करके ही निकलोगे। जो पीएचडी में करना चाहिए वो यही कर लोगे, 5-6 साल यही लगा लो। So when a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. This restoring force is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. ये लाइन मैंने पहले लिखवा दी, बाद में लिखवानी चाहिए थी। फिर से दोबारा लिख दीजिए, अगली लाइन में at every instant restoring force is equal and opposite. At every instant restoring force is equal and opposite to deforming force. At every instant restoring force is equal and opposite to deforming force, bracket में, to ensure static equilibrium. हर इंस्टेंट पे restoring force is equal and opposite to deforming force और to ensure static equilibrium। इस लाइन को भी उड़ा दिया जाए, इसकी भी कोई परवाह ना की जाए। अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं आई सिवाय नई टर्मिनोलॉजी के जिसपे हमने 5 स्टार दिए, और 5 स्टार नहीं दिए सब उड़ा देना है। एक आध जो 1 स्टार है मतलब वो भी कचरा ही है, बस अंडर प्रेशर हमने आपको स्टार लगवा दिया, नहीं तो आप कहेंगे कि मास्टर पढ़ाई काय को रहा है यार, तू जब कचरा है तुझे भी पता है क्या फालतू है हम, इसलिए कहीं कहीं हम 1 आध स्टार लगा देते हैं ताकि आप जाग जाओ। ठीक है, अब असली काम की बात आई है। एक पहली काम की चीज आई है, हेडिंग दीजिए स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन, देखिए ये सब हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, और ये सब इंटरनल चीजें हैं। स्ट्रेस जो है यहाँ होता है, अंदर होता है। ये नहीं कहते आदमी स्ट्रेस में दौड़ रहा है, ये सब इंटरनल चीजें हैं। अब हम इंटरनल चीजें पढ़ेंगे तो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला तो है फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, मैं इस छोटे से फॉर्मूले पे 5 स्टार देता हूँ। पहली कोई काम की बात की है मैंने आपसे ढंग की, the restoring force per unit area is known as stress। इसकी कायदे से डेफिनेशन है, कायदे से दें तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, पर इसको डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल दो, तो कायदे से सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया बोलो तो ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, जो यूजलेस है, पागलपना है, वो उसकी परफेक्ट डेफिनेशन ये है। परफेक्शन नहीं चाहिए यार, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और फिर हम कह सकते हैं भाई रिस्टोरिंग फोर्स तो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है, इसलिए स्ट्रेस की परिभाषा डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी है। ये भी पागलपन है। इसे भाई तुम स्ट्रेस को आज के बाद सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया कहते रहो तो वो ज्यादा अच्छा है। ये परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है, और इस परफेक्शन के चक्कर में रहे तो हो गया तुम्हारा तो काम तमाम बर्बाद हो। 10th तक तुम ऐसे पढ़ते थे, एक एक चीज को परफेक्शन से पढ़ते थे। अब इतना वास्ट सिलेबस है, कहाँ 10th का चुनू सा सिलेबस और कहाँ यहाँ इतने सारे नेवर एंडिंग मटेरियल। अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का है। स्ट्रेस की परिभाषा है फोर्स अपॉन एरिया, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, इन चक्करों में मत पड़िए। अगर ये काम की बातें होंगी तो ये वक्त अपने आप सिखा देगा आपको। जो आप सवाल करोगे, पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू में जो चीज आज तक नहीं आई है वो कचरा ही है। पहली बार में तो कम से कम परफेक्शन के लिए कोशिश ना की जाए, बर्बाद हो जाओ। If F is the force applied, अब थोड़ा आगे चला गया वो, normal to cross section and A is the area of cross section of the body। लिखिए here F is the force applied normal to the cross section। ये एक रॉड है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और ये F is the force applied normal to the cross section। हाँ, ये है तो 1 स्टार ही दे दीजिए। अभी इसको और थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। अभी ये फोर्स थोड़ी काम की चीज तो है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, पर ये और अच्छे से ढंग से डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे। अभी ए क्या है उसकी भी ज्यादा परवाह अगर आप ना करें तो चलेगा। ए नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होता है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया की वैल्यू आपको यहाँ निकाल के डालनी पड़ती है न्यूमेरिकल्स।
ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। और ए कौन सा लेना है, सरफेस लेना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, वो भी जरा ध्यान से देखना पड़ता है। पर अभी मैं उस पर 5 स्टार नहीं देगा। अभी उसने मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस का फॉर्मूला बोला, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, अब हेडिंग दे दीजिए एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, ये है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पे भी आप 3 स्टार दे दीजिए, 5 स्टार ही दे दीजिए। चलिए, इसी को प्यार से बोलते हैं पास्कल। पास्कल कहना चाह रहा होगा, पास्कल नाम रखा है। स्ट्रेस, a person who takes unnecessary stress is a rascal। और हम उसे पर बुरा ना लगे तो पास्कल हमारी कोड लैंग्वेज है। आप एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। पर आप सिर्फ अगर काम में बिजी नहीं रख रहे हैं और ऊपर ऊपर से सोच रहे हैं चीजों को कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं और कुछ सब हाथ से निकला जा रहा है, ना स्कूल में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना कोचिंग में परफॉर्म कर पा रहे हैं, विदाउट एक्चुअल वर्क, इफ यू आर थिंकिंग ऑल दिस, देन यू आर अ रास्कल। और हम आपको पता ना लगे इसलिए प्यार से कहेंगे ये तो पास्कल जा रहा है, ये सब पास्कल घूम रहे हैं। ऐसे आप कोड वर्ड अपना यूज कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नीट 2020 में आया था भाई। हालांकि नीट 2020 को अब रेफरेंस नहीं मानना चाहिए, पर स्ट्रेस का डायमेंशन नीट 2020 में पूछा था। न्यूटन है m1 l1 t-2, क्योंकि होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये मीटर स्क्वायर में पता नहीं m स्क्वायर लिखना है कि कब l स्क्वायर लिखना है, ये गलती हो जाती है कभी। ये लेंथ है, ये मीटर लेंथ की यूनिट है। जरा मीटर को आप कभी कभी m स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके स्ट्रेस के जो डायमेंशंस हैं, स्ट्रेस के जो डायमेंशंस हैं वो है m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2। ये भाई नीट 2020 में आया था। 21 ने कहानी पूरी बदल डाली, नहीं तो हम इस पे बहुत ध्यान दिलवाते आपको। खैर, ध्यान तो देना ही है। मैं तो चलिए 5 स्टार इस पे भी दूंगा मैं, ये सब काम की बातें हैं। अभी भी हम इस पे 5 स्टार तो देंगे। कहता there are 3 ways in which a solid may change its dimensions when an external force acts on it. These are shown in figure 9.2। तो ये हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब तो काम की बातें शुरू हुई हैं। थोड़ी सी बातें तो कम से कम काम की कर लें। Cylinder is stretched by 2 equal forces applied normal to its cross sectional area. The restoring force per area and distance is called tensile stress। तो मेरे ख्याल से तो आप हेडिंग दे दीजिए। आप पहले तो हेडिंग दीजिए, उन्होंने लिखवाना तो चाहिए था। हेडिंग दे दीजिए आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या आप दे सकते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये हेडिंग दे दीजिए और मैं पहले आपको समरी दे दूं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में जो और बचा है। पहला है जरा मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। उसी के 2 टाइप है। इसी का एक है टेंसाइल और दूसरा है कंप्रेसिव। फिर नंबर 2 में पढ़ूंगा टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। और नंबर 3 फाइनली, जो आज की क्लास में आखिरी बात हमारी होगी, वो होगी हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। मैं इसे बल्क स्ट्रेस के नाम से ही पुकारता रहूंगा। ये 3 चीजें हमें आज पढ़नी। और इसमें जाने के पहले मुझे कायदे से एक चीज और पढ़ा देनी चाहिए। उन्होंने इस पे घुसने के पहले मैं आपको हेडिंग दे रहा हूं स्ट्रेन। ये सब के ऊपर कहीं छोटी सी लाइन जगह ढूंढ के लिख दीजिए। काम का डिस्कशन है ये, बिल्कुल मेजर में इंपॉर्टेंट डिस्कशन। स्ट्रेन को उन्होंने बाद में धीरे से डिफाइन कर दिया है। स्ट्रेन को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल। स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। और अभी तो बस इतना ही लिखते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड
इन फ्रैक्शन, अभी ये पूरी बातें आपके समझ में नहीं आएगी, इज एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन नॉट इन परसेंटेज। इस पे आप 5 स्टार दे लीजिए, नॉट इन परसेंटेज वाली बात है। स्ट्रेन की डेफिनेशन में तो अभी कुछ ऐसा कुछ खास पड़ा नहीं भाई, आप स्ट्रेस लगाओगे तो डिफॉर्मेशन तो होगा, तो डिफॉर्मेशन को नापने का, एक्सप्रेस करने का मैथमेटिकल तरीका क्या है, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि थोड़ा कितना सूझ गया, बिकॉज वो एक मैथमेटिकल टर्म नहीं है, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि वो कभी हम बोलेंगे, क्वेश्चन हमें बोलेगा 2%, बोलेगा स्ट्रेन है 2%, हम उसे फ्रैक्शन में रखेंगे, परसेंटेज में नहीं। अगर जगह है आपके पास तो वहीं आप लिख दीजिए, इफ अ क्वेश्चन सेज दैट स्ट्रेन इज 2%, अगर सवाल कहता है परसेंट में है स्ट्रेन, तो कन्वर्ट इट इन फ्रैक्शन 2/100, पर 100 नहीं निकालना है, पर 1 निकालना है। फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1 और परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। तो अगर उसने 2% दिया है, 2/100 दिया है, तो 2/100 दिया है, तो वो हाउ मच पर 1 है, आउट ऑफ 1 कितने हैं। 100 में से अगर 2 नंबर है तो 1 में से कितने नंबर है, उसे स्ट्रेन कहेंगे। परसेंटेज में कभी बात नहीं करें कैलकुलेशन के दरमियान। क्वेश्चन इसे परसेंटेज में दे सकता है, पर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 3 ways in which a solid may change its dimensions when an external force is applied. These are shown in figure 9.2. पहले तो मैं हेडिंग दिलवाना चाहूंगा, हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं। ये डायग्राम इसने 9.2 बनाया है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनाई है। तो पहले तो आप लिख दीजिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और ये एक सिलेंडर है, यहाँ भी एक फोर्स लगाया है और यहाँ भी फोर्स लगाया है। फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू लेंथ, when force is applied parallel to length, then as a result of application of this force, length changes. अगर आपने यहाँ फोर्स लगाया है, दोनों तरफ आप इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, एक तरफ का फोर्स सपोर्ट का काम करेगा, एक तरफ का फोर्स इलॉन्गेशन पैदा करेगा, लेंथ चेंजेस। इसीलिए इसका नाम है, नहीं पैरेलल टू लेंथ लगाया, लेंथ के अलोंग लगाया, अलोंग लेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अलोंग लेंथ या पैरेलल टू लेंथ। जब फोर्स लेंथ के अलोंग लगाया है तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। हाँ, इसके लगाने से लेंथ चेंज होती है। When force is applied parallel to length, इसी को along the length या parallel to length को ही longitudinal कहते हैं। जब फोर्स लेंथ के पैरेलल आप लगाते हैं, ठीक है। और उसमें ये सिलेंडर वाला केस उसने बताया है, कहता there are 3 ways in which a solid, these are shown in figure 9.2. A cylinder is stretched by 2 equal forces applied normal to its cross sectional. यहाँ ये फोर्स लिख लीजिए, this force is applied normal, normal मतलब perpendicular। ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फार्मूला बोल रहा हूँ, F/A। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फार्मूला बोल रहा हूँ F/A, और यहां लिख दीजिए आप 4 स्टार लगा के, here A is normal area। A जो है वो लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया है, जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ के परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडिनल वाले स्ट्रेस में जो आप एरिया लेते हैं वो एरिया लेंथ के परपेंडिकुलर लेते हैं। ये बात काम की है, न्यूमेरिकल में सोचना पड़ता है कि भाई एरिया कौन सा लेना है। हो सकता है आप ये कर्व सरफेस एरिया भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नॉर्मल एरिया लेते हैं, इस बात पर ध्यान दिया जाए। द रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया कॉल्ड, अच्छा जब भी लेंथ बढ़ती है ना, तो लेंथ जब बढ़ती है तो उस समय जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ये आप आगे लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दीजिए whenever elongation takes place, whenever elongation takes place, then the stress is called tensile stress।
आप उसे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दोबारा मत बोलो, अब यही कहो कि जब लेंथ बढ़ती है तो जो स्ट्रेस पैदा होता है उसका नाम टेंसाइल स्ट्रेस होता है। फिर आगे कह रहा है द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। बस इतना ही लिख दीजिए। when compression takes place then the stress, then the longitudinal stress is called compressive stress। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, आप इन पे क्रॉस लगा सकते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के रूप हैं, कब ये टेंसाइल है और ये कब कंप्रेसिव है, ऐसा कोई विशेष काम की बात नहीं है। ये अक्सर यही है कि क्रॉस ना लगाएं, लिखे रहने दें, पर ये काम की बात नहीं है। अभी तक मैंने आपको काम की एक भी बात बताई है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ एरिया क्या लेना है बस आप उसी पे ध्यान दीजिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर वाला जो एरिया है वह एरिया लेना है। इलॉन्गेशन होता है तो इस स्ट्रेस का नाम टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और जब कंप्रेशन होता है तो इस स्ट्रेस का नाम कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब धीरे से भाई ने बात बोल दी, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव को बोल्ड में लिख रहा है, मेरे हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ वाली बात को बोल्ड में लिखना चाहिए था। खैर, कहता है इन बोथ द केसेस देयर इज अ चेंज इन लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब यह काम की बात पे आ रहा है, स्ट्रेन पे आ रहा है। द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर आप 3 टाइप के स्ट्रेस पढ़ेंगे ना भाई साहब, तो आपको 3 प्रकार के स्ट्रेन भी झेलने पड़ेंगे। बहुत सारे स्ट्रेस है आपकी जिंदगी में, उतने ही टाइप के स्ट्रेन भी हैं। अभी 1-1.5 साल जरा स्ट्रेस कम लीजिए, एक्स्ट्रा वाला, आउट ऑफ कोर्स वाला। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये डेल्टा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक पढ़ाई का स्ट्रेस रहने दीजिए बस। अभी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो डेल्टा एल बाय एल है। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, यानी इनिशियल बाय लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये है साथ। डेल्टा एल बाय एल, हाँ मैं डेल्टा एल बाय एल पे फिर से मैं पास कर दे रहा हूँ। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो इतना सा भी फॉर्मूला होगा और जो न्यूमेरिकल में यूज होता होगा मैं उस पर 5 स्टार दूंगा। तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है, जहां एरिया क्रॉस सेक्शन वाला लेते हैं, और उससे तो लेंथ चेंज होती है। मैंने लिखवाया था कि इस स्ट्रेस के लगाने की वजह से लेंथ चेंज होती है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, और उसको हम डेल्टा एल बाय एल को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह रहे हैं, और ये 5 स्टार वाली बात है। कहता however if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross sectional area of the cylinder। अब आप दोबारा हेडिंग दे दीजिए, लिखिए shearing stress, जो कि फिगर 9.2 को अब मैं बनाने जा रहा हूं। shearing stress में वो क्या कर रहा है, ये सिलेंडर है, इस पे यहां फोर्स लगा रहा है और एक यहां फोर्स लगा रहा है। मतलब बेसिकली इसको उसने मान लीजिए जमीन पे क्लैंप भी कर दिया किसी तरह, तो इस फोर्स का यही मतलब है कि जब ये आगे जाना चाहेगा ना तो यहाँ कोई इसे रोकेगा। इसको हमने बेल्ट कर दिया जमीन से, फेविक्विक का जोड़। अभी क्या होगा कि ये वाला पोर्शन तो यही रहेगा, और ये पोर्शन थोड़ा सा ना यहाँ चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा। अगर आप यहाँ फोर्स लगाओगे, इसको तो पकड़ के रखे हो और यहाँ फोर्स लगा रहे हो, तो ये हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ये ऐसा थीटा से टिल्ट हो जाएगा। ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये आपकी हेडिंग है shearing स्ट्रेस। शायद इसका नाम टेंजेंशियल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके नाम में मैसेज मिल रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल के नाम में मैसेज था अलोंग द लेंथ, और टेंजेंशियल के नाम में ही मैसेज है अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंशियल कहते रहना ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों की आदत धीरे धीरे shearing स्ट्रेस ही पड़ जाएगी। तो इस पैराग्राफ को मैं फिर से पढ़ता हूं कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बस आप ये लिखिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे, मैं टू इक्वल एंड ऑपोजिट की बात नहीं करूंगा, मैं टू इक्वल एंड ऑपोजिट की बात नहीं करूंगा। आपको किताब में लिखना है, स्कूल एग्जाम में तो एक अलग बात है, वरना तो मैं यही कहूंगा कि व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल, मैं टू की बात नहीं करूंगा, मैं तो यही कहूंगा, भले मैं गलत पढ़ा रहा हूं पर मैं पढ़ाऊंगा ऐसा ही। लिखिए, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड,
When a deforming force, और ज्यादा विधि से गलत पढ़ा रहा, when a deforming force is applied parallel, parallel को highlight करिए, parallel to CSA, parallel to cross sectional area, when a deforming force is applied parallel to cross sectional area, बस there is a relative displacement, there is a relative displacement between the opposite faces of the cylinder. इस फेस में और इस फेस में डिस्प्लेसमेंट तो हो ही गया. There is a relative displacement between the opposite faces of the cylinder. Relative displacement को अंडरलाइन कर दीजिए. चलिए, इंपॉर्टेंट बात है parallel to CSA. The restoring force per unit area developed due to the tangential stress. बस तो स्ट्रेस को भी आप टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस को मैं कहूंगा फोर्स अपॉन एरिया. इधर लिख दीजिए फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स या पैरेलल टू एरिया, पैरेलल टू सीएस. और एरिया भी हम यही वाला लेते हैं. एरिया भी वो ये वाला नहीं लेना है, एरिया भी वही लेना है. इसे सीएस से बोला जा सकता है. मैं इसे टेंजेंशियल एरिया ही कह रहा हूं. फोर्स और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. पहले तो फोर्स ये था और एरिया पर ये था, या फोर्स और एरिया दोनों पैरेलल होने चाहिए. ये वाला एरिया लेना है, इसकी वैल्यू लेनी है. पहले मैं फोर्स ये लेता था और एरिया ये लेता था. अभी भी एरिया है तो ये, पर अब मैं वो एरिया ले रहा हूँ जो फोर्स के पैरेलल है. यहाँ मैं वो एरिया लेता था जो फोर्स के परपेंडिकुलर है. भले ही दोनों की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है, सेम है, पर टेंजेंशियल या शियरिंग मतलब पैरेलल, फोर्स और एरिया पैरेलल होने चाहिए. इसका न्यूमेरिकल में फर्क पड़ता है. फिर से पढ़ रहा हूं इस पैराग्राफ को. If equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross sectional area of the cylinder, parallel एक कीवर्ड था, relative displacement कीवर्ड था, between the opposite faces of the cylinder, the restoring force per unit area, दोबारा मत बोलो, बस बोलो अब जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसका नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस. आगे कह रहा है, अगली लाइन में लिख दीजिए, आप भी लिख दीजिए, as a result of applied tangential force, as a result of applied tangential force, there is a relative displacement delta x. There is a relative displacement delta x. इसको हम delta x कर रहे हैं, डायग्राम में दिखा दीजिए. काम की बातें चल रही हैं क्योंकि मैथमेटिकल बातें चल रही हैं. There is a relative displacement delta x between opposite faces of the cylinder as a result of the applied tangential force. Tangential को highlight करिए एक तो. As a result of applied tangential force, there is a relative displacement. Relative displacement को फिर से highlight कर दीजिए. There is a relative displacement delta x between opposite faces of the cylinder. बस. और अगली लाइन में हेडिंग दे दीजिए shearing strain. अब हेडिंग दे दीजिए shearing strain. हाँ, ये काम की बात है. ये वाला डायग्राम तो मेरे को मिटाना नहीं चाहिए. ये वाला जो डायग्राम था ये ऐसे ही कुछ रहने दीजिए. हेडिंग है shearing strain. ये काम की बात है और इसको लिख दीजिए. बस चलिए ऐसे लिख देता हूं मैं पूरा, हालांकि सर मैथमेटिकल बातों से ही मतलब है. लिख दीजिए रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट between the faces, ratio of relative displacement between the faces to the length of the cylinder. Shearing strain यानी बेसिकली ये है डेल्टा एक्स बाय, बस यही लिखना. इसी पे 5 स्टार दीजिए. इसके ऊपर की डेफिनेशन मैंने बोली उसका कोई मतलब भी नहीं था. ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दोनों फेसेस के बीच में, एक फेस ये है एक फेस ये है, इनके बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया ना अपॉन ये. शियरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स बाय एल है और ये फिर tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर थीटा से बात करें तो ये tan थीटा है और tan थीटा इज अ रेशियो. देखिए पहले ये भी बात लिखिए, नो स्ट्रेन हैज एनी यूनिट. स्ट्रेन तो जैसे यहाँ लेंथ अपॉन लेंथ है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती. स्ट्रेस की तो यूनिट है फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है या कभी कभी परसेंटेज में भी बात की जाती है. तो ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है. डेल्टा एक्स भी सेंटीमीटर में नापा जाएगा, एल भी सेंटीमीटर में नापा जाएगा. स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती और tan थीटा की भी कोई यूनिट नहीं होती. tan थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो.
कहता है where theta is the angular displacement of the cylinder from the vertical और the usually theta हाँ कम थीटा को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डायग्राम में बता दिया थीटा क्या है बस काफी। ये वर्टिकल से जितना ये एंगल बना है वो थीटा है। अगली लाइन आप लिखिए यूजुअली थीटा इज वेरी स्मॉल, यूजुअली थीटा इज वेरी स्मॉल एंड बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, by small angle approximation tan theta is equal to theta। छोटे एंगल हो 10 डिग्री से छोटे हो तो tan थीटा को थीटा कहते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला काम तो वैसे यही आएगा पर वो थीटा भी है। हाँ ये शर्त है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट 2 डिग्री का है तो आप उसको रेडियन में लाइएगा और बस वही शियर स्ट्रेन है। शियरिंग स्ट्रेन का ये फॉर्मूला काम का है और उसे थीटा भी कहा जा सकता है अगर वो रेडियन में एक्सप्रेस है। फॉर्मूले से तो बेसिकली tan थीटा है। आप गलती यहाँ कर सकते हैं, आप मैं आपसे पूछूंगा शियरिंग स्ट्रेन क्या है, मैं बता दूंगा कि आपको थीटा होता है और बोलूंगा उसकी यूनिट क्या है तो शायद आप बोल दो रेडियन। सही फॉर्मूला ये है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। हाँ थीटा की यूनिट है रेडियन या डिग्री, तो वार्निंग लिख दीजिए शियरिंग स्ट्रेन हैज नो यूनिट। शियरिंग स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, इट्स बेसिक फॉर्मूला इज tan थीटा नॉट थीटा। शियरिंग स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, इसका बेसिक फॉर्मूला tan थीटा है ना कि थीटा। और अब एक आखिरी बात आ रही है जो कि बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस की तरफ हमें ले जा रही है। कहता इट कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड व्हेन अ बुक इज प्रेस्ड विद द हैंड एंड पुश हॉरिजॉन्टली। ये एक बुक है, नहीं इसी की बात कर रहा है, अभी तो पिछली बात कर रहा है। ये बुक है, ऐसे हम इनके फोर्सेस को यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं ना, ये कहता है इट कैन बी विजुअलाइज्ड व्हेन अ बुक इज प्रेस्ड विद द हैंड एंड पुश्ड हॉरिजॉन्टली। पुश कर दिया ताकि भाग ना पाए, रोक दिया, इक्विलिब्रियम इंश्योर किया और फिर हॉरिजॉन्टली उसको पुल कर रहे हैं। Thus shearing strain is equal to tan theta is equal to theta in figure 9.2d। अब ये अलग उस पे आ गया, ये इसने फिगर सी में तो वो शेयरिंग वाला ही दिखाया है कि पहले उसको प्रेस किया ताकि बुक अपनी जगह से भाग ना पाए और फिर उसको थोड़ा सा ऐसे पुश भी की। पहले प्रेस कर दिया ताकि आप उसका इक्विलिब्रियम इंश्योर कर लें, सपोर्ट से रिएक्शन आ जाए और फिर उसको ऐसे पुश कर दिया। तो ठीक है, ताश की गड्डी को जब हम शेयर करते हैं ना, ताश की गड्डी के फेंटने को इसीलिए शेयर करना कहते हैं क्योंकि वहां पे जो वेरियस कार्ड्स हैं उनमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाता है। खैर अब आप हेडिंग दे दीजिए और लिखिए बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस उसका नाम इन्होंने वॉल्यूम स्ट्रेस देना चाहा है और एक सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। इसने बड़ा डिफॉर्म्ड स्फीयर बनाया है डायग्राम में। कहता सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स। डायग्राम तो इसने ये कह रहा है साहब पानी ले लीजिए 100 मीटर गहरा, समुद्र के अंदर चले जाइए और यहाँ पर एक ऐसा स्फीयर ले लीजिए। कहता है अ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, इस पे क्या होगा, पानी का प्रेशर सभी तरफ से आएगा, इसके पूरे सरफेस एरिया पे सभी तरफ से प्रेशर आएगा और अगर सभी तरफ से प्रेशर आया तो हो सकता है ये कंप्रेस हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा। आप ये हेडिंग दे दीजिए बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस और बस यही लिख दीजिए। समझ रहा हूं मैं, अभी लिख नहीं रहा। सॉलिड स्फीयर प्लेस्ड इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा इसमें। The force applied by the fluid acts in a perpendicular direction at each point। ये जो फोर्स है ये हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर है। ये सब बातें भी बाद में पढ़ी जाएंगी, अभी इस पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। Said to be under hydraulic compression, this leads to decrease in volume without any change of geometrical shape। अभी लिखवाऊंगा। The body develops internal restoring forces that are equal and opposite to the forces applied by the fluid and the body restores its original shape and size when taken out from the fluid। अभी तो ये कंप्रेस हो गई है, जब आप इसे बाहर निकाल लोगे तो अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में आ जाएगा। The internal restoring force for that area in this case is called hydraulic stress। तो बल्क स्ट्रेस के ब्रैकेट में आप, हमने इसे वॉल्यूम स्ट्रेस भी लिखवाया है, आप इसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी लिख दें। हाइड्रोलिक, तो इसके बारे में इसकी थ्योरी तो मैं थोड़ी सी ये पढ़ाऊंगा, लिख दीजिए। सीधे प्रेशर की बात कर लेते हैं। लिखिए व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू
सॉलिड बोलना जरूरी नहीं है। व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, सब तरफ से आ रहा है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर, subjected to uniform pressure from all sides, its volume decreases. Pressure को highlight कर दीजिए। When a body is subjected to uniform pressure from all sides, its volume decreases. और फिर लिख लीजिए this pressure is applied by liquid oblique gas. ये यूनिफॉर्म प्रेशर जो है ना, ये लिक्विड या गैस से ही हम अप्लाई करवाते हैं। और इसलिए इसका नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। फ्लूइड्स का जो प्रेशर है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसने एक बात धीरे से छोटी सी बोल दी है, ये जो बल्क स्ट्रेस है, मैं अब इसका फॉर्मूला दे रहा हूं, इसने इसको बोला है डेल्टा पी। इस पे आप 5 स्टार दे दीजिए। देखिए लास्ट लाइन इसने क्या बोली है, एंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द हाइड्रोलिक प्रेशर लिखा है इसने, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें फोर्स पर यूनिट एरिया तो है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया इतने काम का नहीं है, ये है तो इतना बट ये यूजफुल नहीं है, ये आपके काम आएगा। और जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा पी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेशर में चेंज क्या है। देखिए यहाँ प्रेशर मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर है, और यहाँ प्रेशर इस पे मान लीजिए 20 एटमॉस्फेयर है। तो इसकी जो पहले वॉल्यूम थी ना, वो 1 एटीएम के कारण तो पहले ही थी, 1 एटमॉस्फेयर के कारण। अब आप इसे गहरे नीचे समुद्र में ले गए, इस पे प्रेशर 21 एटीएम लग गया, तो इसकी वॉल्यूम में जो चेंज आया वो चेंज इन प्रेशर के कारण आया है ना। पहले भी इसी कुछ तो वॉल्यूम थी ही, जो वॉल्यूम में चेंज आया है वो चेंज इन प्रेशर के कारण आया है। तो जो स्ट्रेस इसके अंदर लगाया है वो इस चेंज इन प्रेशर ने लगाया है। लिख दीजिए, स्ट्रेस इज क्रिएटेड बाय चेंज इन प्रेशर। जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो फोर्स लगा रहे हैं हम इस पे डिफॉर्मेशन के लिए, वो चेंज इन प्रेशर के कारण लगा रहे हैं। फोर्स अपॉन एरिया भी कुछ कह तो सकते हैं, पर ये काम का नहीं है। इसको आपको हमेशा प्रेशर ही निकालना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल भी बड़े बढ़िया बनते हैं, आसान होते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं होती। प्रेशर नहीं है, वार्निंग लिख दीजिए, नॉट प्रेशर, डेल्टा पी। ये जो बल्क स्ट्रेस है, इसका फॉर्मूला बड़ा काम का है, ये 5 स्टार वाला फॉर्मूला है। और ये प्रेशर नहीं है, ये चेंज इन प्रेशर है। न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपको ये सब ढंग से क्लियर हो पाएगा, बिना न्यूमेरिकल के कभी कुछ क्लियर हो ही नहीं पाता। तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से तेजी से पढ़ रहा हूँ। कहता है, इन फिगर 9.2d, a solid sphere placed in the fluid under high pressure is compressed uniformly on all sides. The force applied by the fluid acts in perpendicular direction at each point of the surface and is said to be under hydraulic compression. This leads to decrease in volume without any change in geometrical shape. ये लाइन लिख दीजिए, by application of this stress, इस स्ट्रेस के लगने से, by application of this stress, the volume changes, only the volume changes. इसीलिए लिख दीजिए ब्रैकेट में, therefore called volume stress. पूरी वॉल्यूम पे लगता है बेसिकली, नहीं पूरे वॉल्यूम पे नहीं लगता, सॉरी, पूरे होल सरफेस एरिया पे लगता है। इसकी वॉल्यूम चेंज होती है, इसलिए इसका नाम वॉल्यूम स्ट्रेस। पूरी वॉल्यूम चेंज होती है, इसलिए इसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड देयर इज नो चेंज इन शेप, देयर इज नो चेंज इन शेप। इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता। अगर वो पहले स्फीयर था तो बाद में भी स्फीयर रहता है, बिकॉज प्रेशर यूनिफॉर्मली आया ना, यूनिफॉर्मली सभी तरफ से यूनिफॉर्मली आया है, इसलिए इसके शेप में चेंज नहीं होता। एक ही तरफ से फोर्स आता तो शेप भी चेंज हो जाता। बल्क स्ट्रेस में ये जो पूरा होल सरफेस एरिया, इसको पूरी जो वॉल्यूम ही ना रहा था, इसको पूरा बल्क कहते हैं, इसलिए इसका नाम है बल्क स्ट्रेस। तो इससे, इस स्ट्रेस के लगने की वजह से वॉल्यूम चेंज होती है, शेप नहीं चेंज होता। ठीक है, फिर हेडिंग दे दीजिए वॉल्यूम स्ट्रेन, यही बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन या हाइड्रोलिक स्ट्रेन और या वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये डेल्टा V by V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
that the strain produced by hydraulic pressure is called volume strain and is defined as delta V by V. And since और बाद में बोल रहा है the strain is a ratio of change in dimension to the original dimension, it has no unit or dimensions. Strain की अब ये definition दे रहा है सबसे बाद में, change in dimension, कह रहा है change in dimension, जैसे change in length upon original dimension. Change in dimension upon original dimension. और कह रहा है ना तो इसकी कोई यूनिट होती है ना इसका कोई डायमेंशन होता है. एकदम लास्ट में पढ़ा दिया इसने बाद में. मैं क्विक आपको जो मैथमेटिकल बातें हैं उसका रिकैप देता हूँ. क्विक रिकैप देता हूँ. सबसे काम की बात है ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वाला केस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये है फोर्स अपॉन एरिया और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल. खत्म. दूसरा है इसी में एक टेंसाइल है और इसी में एक कंप्रेसिव है, उसकी परवाह नहीं है. दूसरा है शियर स्ट्रेस. हाँ, इसमें एरिया आपको ये वाला लेना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा. ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा. शियर स्ट्रेस में बेसिकली ये अब डायग्राम दूसरा बना देता हूँ कुछ ऐसे. ये इधर फोर्स लगाया है तो एरिया भी आपको ये लेना है और फोर्स भी ये लेना है. शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया और शियर स्ट्रेन है डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल. जो भी थीटा है डेल्टा थीटा है, जो भी बोले. और तीसरा है बल्क स्ट्रेस. बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी. और बल्क स्ट्रेन है डेल्टा वी बाय वी. बस इसेंशियली आपकी क्लास आज की क्लास में केवल ये बातें काम की है. आपके शॉर्ट नोट्स में आपकी समरी में केवल ये जाएगा तो हमारे न्यूमेरिकल बनते रहेंगे. इन्हीं पे फोकस करिए. ध्यान ये दीजिए यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है, यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है और यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, चेंज इन प्रेशर लेना है. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. सो विद दैट आई कंक्लूड दिस पोर्शन गाइस. थैंक यू सो मच. गुड लक.